हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज। तो आज हम भाई थोड़ा वैसे तो हमारी ऑर्गेनिक चल रही है, स्टीरियोकेमिस्ट्री, लेकिन हम ऑर्गेनोमेटालिक का एक छोटा सा डाउट आप लोगों का ले रहे हैं। तो इसका थोड़ा सा आपको जो भी है मैटर वो हायर क्लास का थोड़ा सा मिल जाएगा, है ना। तो हायर क्लास से भी रिलेट करेगा ये डेफिनेटली, तो इसीलिए मैंने इस स्ट्रक्चर को आपके सामने रिप्रेजेंट किया। थोड़ा सा हायर क्लास है बट आपका डाउट भी हायर क्लास है। तो देखो एनओ जो है वो दो तरह से मतलब लिगेंड की तरह वर्क करता है। एक तो ये लीनियरली जुड़ता है, ठीक है, लीनियर मेटल के साथ लीनियर बॉन्ड बनाएगा, और दूसरा जो है ये बेंट शेप भी बनाता है। लीनियर एंड बेंट शेप दोनों तरह की शेप्स बनाता है। तो वो दोनों तरह की शेप्स कैसे बनाता है और किस हिसाब से बनाता है, तो उसी को हम जरा करने वाले हैं। ठीक है भाई, क्लियर है ये बात? यस सर। ठीक है। तो मेटल का नाइट्रोसाइल के साथ में कैसे बॉन्ड होता है और किस तरह से ये बॉन्ड बनाता है, ये लीनियर कब बनता है और बेंट कब बनता है, तो उसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो बेटा अब जरा देखिए इसके अंदर वो लीनियर कैसे बनता है। तो सबसे पहले इसी में मैं एक पेज जोड़ रहा हूं ताकि आपको पहले मैं वो चीज बता सकूं जो इसके अंदर एग्जैक्टली आएगी, है ना। मेटल नाइट्रोसाइल, मेटल नाइट्रोसाइल NO पॉजिटिव। तो मेटल के साथ में ये देखिएगा फर्स्ट पॉइंट है इसका, मेटल के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, नेगेटिव। सपोज मेटल के ऊपर नेगेटिव ऑक्सीजन स्टेट में है, ठीक है। मेटल जब नेगेटिव ऑक्सीजन स्टेट में या लो ऑक्सीजन स्टेट में होती है तभी पॉजिटिव चीजों को जोड़ती है। CO भी तो तभी जुड़ता है, याद होगा सबको। यस सर। यस सर। ठीक है, तो नाइट्रोजन होती है डबल बॉन्ड के साथ O, लो ऑक्सीजन स्टेट में कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ता है, सेम एज इट इज NO भी लो ऑक्सीजन स्टेट के अंदर जुड़ेगा। N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन ने दो बॉन्ड बना लिए, तीसरे बॉन्ड के लिए एक इलेक्ट्रॉन था वो कोई ले गया, ठीक है। तो ये अगर एक इलेक्ट्रॉन इसका ले गया तो यहां पर क्या बचा भाई, नाइट्रोजन के पास में सिर्फ एक लोन पेयर बच गया। तो सपोज मैं यहाँ लोन पेयर ऐसे बना देता हूँ। ये बात सबको समझ में आ गई, ये लोन पेयर है। लोन पेयर नाइट्रोजन के पास में है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा था जो थर्ड वैलेंसी दिखाता है, वो कोई ले गया, कोई भी ले गया उससे कोई मतलब नहीं है, NO पॉजिटिव बन गया। ये बात समझ में आ गई बेटा सबको? यस सर। सपोज दैट मेटल के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, तो डेफिनेटली मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को सबसे पहले क्या होने वाला है, नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने वाले, यानी इलेक्ट्रॉन मेटल से कहां जाने वाले हैं, इसको अलग कलर से दिखा रहा हूं, इलेक्ट्रॉन मेटल की तरफ से नाइट्रोजन की तरफ जाने वाले हैं। क्लियर है? यस सर। तो मेटल तीन बॉन्ड बना सकता है, तो ट्रिपल बॉन्ड मेटल बना लेगा। मेटल को बहुत आसानी से तीसरा बॉन्ड तो बन गया, ठीक है। तो मैं इसको अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा हूं, मेटल ने क्या किया, तीसरा एक बॉन्ड बना लिया, ठीक है, इस तरह से नाइट्रोजन के साथ। नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इसका नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज चला गया, यस और नॉट? यस सर। यस सर। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन्स रह गए ऑक्सीजन के पास में। क्लियर है? ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है, नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज चला गया, अभी इसके पास में एक क्या था, एक लोन पेयर था। तो वो लोन पेयर क्या करेगा, ये लोन पेयर, अब मेटल ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, मेटल वापस एक्सेप्ट करेगा, वापस करेगा, तो लोन पेयर मेटल, लोन पेयर नाइट्रोजन का मेटल को डोनेट हो जाएगा। मेटल पे वही नेगेटिव चार्ज ही रहेगा, क्यों? क्योंकि मेटल ने क्या करा है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, दूसरा एक्सेप्ट कर लिया, और नाइट्रोजन पे वही पॉजिटिव चार्ज रहेगा। डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में चार बॉन्ड पूरे हो रहे हैं, चार हो रहे हैं, तो डेफिनेटली अब इसके पास पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ये बात समझ में आ गई सभी को? यस सर। ठीक है। अब ये देखिएगा इसमें अब आपसे क्या लिंक करना है, ऑर्गेनोमेटालिक से इसका क्या लिंक है भाई, ये लीनियर स्ट्रक्चर बना रहा है, समझ में आ रहा है? लीनियर रहता है, और मेजोरिटी, याद रखिएगा, मेजोरिटी ऑफ द केसेस के अंदर ये लीनियर ही होता है। मेजोरिटी ऑफ द केसेस के अंदर ये लीनियर रहता है ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। अब ये चीज भी याद रखने वाली है कि मेजोरिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस के अंदर अगर ये लीनियर रह रहा है तो हमें इसका ध्यान रखना है कि अगर कुछ ना समझ में आए तो हम लीनियर को मार्क करके आ सकते हैं। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया? यस सर। पहला केस। अब दूसरा केस देखिए, NO कैसे बॉन्ड बनाता है, दूसरा केस है। दूसरे केस में देखिए NO क्या करेगा, मेटल पर अगर पॉजिटिव चार्ज है, मैंने मेटल पर पॉजिटिव चार्ज बनाया, ध्यान देना नहीं, क्या बोलते हैं उसको, यानी मेटल हाई ऑक्सीजन स्टेट में है, लो में नहीं है, आप ऐसा कुछ मान सकते हैं, ऐसा कुछ कह सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, ठीक है। तो देखिए प्लस में NO आएगा, डेफिनेटली नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ठीक है भाई, विद टू लोन पेयर। ऑक्सीजन दोनों तरफ, दोनों जगह पर टू लोन पेयर्स हैं, ऑक्सीजन की पूरी पूरी वैलेंसी है, ऑक्सीजन यहाँ पे कुछ काम नहीं करता है, याद रख लेना। क्लियर है?
Yes, sir. Yes, sir. बस इलेक्ट्रोनेगेटिव Yes, sir. एलिमेंट है तो वो अपने वाली हरकतें तो छोड़ेगा नहीं, डबल बॉन्ड है तो कभी कभी वो बॉन्ड को खींचने की कोशिश जरूर करेगा, स्लाइटली अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज भी रखेगा, नाइट्रोजन को स्लाइटली पॉजिटिव रखने की भी कोशिश करेगा, वो घटिया वाली हरकतें तो उसने छोड़नी नहीं है। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा, सिर्फ नाइट्रोजन है, हम है, सिर्फ नाइट्रोजन नाइट्रोजन है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, नाइट्रोजन के पास में एक लोन पेयर होता है, डेफिनेटली होता है, 3 बॉन्ड होते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन और है जो तीसरा बॉन्ड बना सकता है। यस है, क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. बट हमने क्या किया कि नाइट्रोजन के पास में एक नहीं एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रख दिया, लो भाई एक और एक्स्ट्रा आ गया तो नाइट्रोजन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, यस और नॉट। Minus. Yes, sir. Yes. अब NO नेगेटिव है, NO नेगेटिव, अब NO नेगेटिव क्या करता है, मेटल पर पॉजिटिव है, डेफिनेटली ये मेटल को लोन पे डोनेट करेगा। यस, क्लियर है। Yes, sir. Yes. चल तो मैं इसको कुछ ऐसे करके रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मेटल को पॉजिटिव चार्ज, मेटल को क्या करें, मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। क्लियर है बेटा यहाँ तक? Yes, sir. Yes. ठीक है, तो नेक्स्ट अब होगा क्या, मेटल, डेफिनेटली मेटल का पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा, गया। Yes, sir. नाइट्रोजन के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, 2 लोन पेयर के साथ में ऑक्सीजन है, और नाइट्रोजन के ऊपर अब भी एक लोन पेयर बाकी रहेगा और नाइट्रोजन का नेगेटिव चला जाएगा और ये लोन पेयर नाइट्रोजन का रहने वाला है। यस, क्लियर है। Yes, sir. Yes. तो थोड़ा अच्छा नहीं बना, इसको अच्छा बनाते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन के ऊपर ये लोन पेयर रहने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से अब ये स्ट्रक्चर देखिए जरा, क्योंकि लोन पेयर है तो आपको दिख रहा है ये कैसा होना चाहिए, Bent होगा. ये बेंट होगा ना। तो Bent. यहां पर मैं इसको ऐसे बनाऊंगा, नाइट्रोजन विद 1 लोन पेयर विल बी रिपेल टू द बॉन्ड पेयर, देन डेफिनेटली इट विल फॉर्म द बेंट स्ट्रक्चर। यस, क्लियर है भैया सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये रहेगा बेंट, इसका नाम होगा बेंट ड्यू टू लोन Lone पेयर। pair of nitrogen. क्लियर है, ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. तो मेटल जो है वो कभी कभी ऐसा करता है, लोन पेयर और लोन पेयर मतलब NO ऐसा करता है मेटल के साथ, कभी पॉजिटिव बनाता है कभी नेगेटिव बनाता है। मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ केसेस के अंदर ये लीनियर स्ट्रक्चर बनाता है, मेटल के साथ में डबल बॉन्ड बनाता है, यहाँ सिंगल बॉन्ड बना रहा है और NO नेगेटिवली एक्ट कर रहा है। क्लियर है बेटा सभी को, ये बात तो समझ में आई होगी? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक है, अब ये बात तो सही है। अब बात करते हैं, हमने जो पीछे डायग्राम दे रखा है, अब ये तो मेरी मनगढ़ंत कहानी है, ये मेरी मनगढ़ंत कहानी है, समझ लेना। ठीक है, मनगढ़ंत इन द सेंस कि ये मैंने ऑब्जर्वेशन की है जो भी था, और आपको भी वो समझ में आ जाएगा क्योंकि बुक्स में ये आप भी जानते हैं सीधा सीधा तो लिखा होता नहीं है, उसको समझना पड़ता। तो वो मनगढ़ंत नहीं है, उसको मनगढ़ंत मत मान लेना, समझना पड़ता। तो देखिए यहाँ पर क्या है भाई, नाइट्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा नाइट्रोजन के पास में, दिख रहा है सबको, ये रहा 2, एक लोन पेयर ये Yes, रहा, sir. और डबल बॉन्ड बना रहे हैं ऑक्सीजन के साथ में। तो सीधी सीधी सी बात है, ऑक्सीजन के ऊपर में 2 लोन पेयर हैं, बिल्कुल है। नाइट्रोजन के पास में डबल बॉन्ड बन रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ने डबल बॉन्ड बना लिया, एक इलेक्ट्रॉन खाली पड़ा है। ठीक है, और एक लोन पेयर भी होता है, 3 बॉन्ड और एक लोन पेयर होता है। नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड तो बना नहीं रही, सिर्फ 2 बॉन्ड बना रही है, तो लोन पेयर अभी खाली पड़ा है। क्लियर है, ये तो NO का स्ट्रक्चर है। ये क्या है, NO न्यूट्रल है, यस और नॉट? Yes, sir. ये Yes, न्यूट्रल NO है, न्यूट्रल। तो मैं अगर इसको न्यूट्रल लिखूं, कहां पर लिखूं, यहां पर लिख दूं, है ना, ये न्यूट्रल NO है भाई, न्यूट्रल। क्लियर है। अब होता क्या है, मेटल आया, मेटल ने एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लिया, दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. कुछ हुआ क्या, कुछ हुआ ही नहीं, सीधा सा एक लोन पेयर रह गया। यस, क्लियर है। Sir, एक कोवेलेंट बॉन्ड बना है. Yes, sir. हाँ, इन द सेंस कह सकते हैं कोवेलेंट टाइप का बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, और यहाँ पर ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर्स हैं, एक लोन पेयर नाइट्रोजन के पास है, नाइट्रोजन सेंट्रल एटम का काम कर रहा है, तो डेफिनेट सी बात है नाइट्रोजन इसको बेंट बना देगा, तो ये लोन पेयर बी और ये बेंट स्ट्रक्चर है। यस, क्लियर है बेटा सभी को? Yes. बेंट स्ट्रक्चर है ये क्लियर हो गया। अब दूसरा देखिए, दूसरे केस में इसने क्या किया, मेटल ने क्या किया भाई, मेटल ने, नाइट्रोजन ने लोन पेयर डोनेट किया इधर, ठीक है, इधर से मेटल ने डोनेट किया, ऐसा ही होना चाहिए ना, या शेयर किया मेटल ने, मेटल ने एक एक इलेक्ट्रॉन तो शेयर कर लिया, ये लीजिए एक एक इलेक्ट्रॉन मेटल ने शेयर कर लिया, एक बॉन्ड तो बन गया पहले वाला ही। क्लियर है। और दूसरे बॉन्ड में क्या हो रहा है, मेटल, नाइट्रोजन मेटल को लोन पेयर डोनेट कर रहा है। ये बात समझ में आ रही है नीचे वाले ऑर्बिटल्स की?
हाँ भाई, ये बात समझ में आ रही है क्या किसी को? यस सर। नीचे वाले ऑर्बिटल्स को मेटल ने, खाली ऑर्बिटल जो दिख रहे हैं ना, ये और ये दोनों, ये एक ऑर्बिटल है, पाई बॉन्ड है ये, ऐसा मत समझना कि ये खाली ऑर्बिटल है। ये Yes. दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी घूम सकते हैं, यहाँ भी घूम सकते हैं, ठीक है। तो यानी मेटल ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन अपने साथ शेयर कर लिया, ठीक है, नाइट्रोजन के साथ, और दूसरा लोन पेयर जो है वो नाइट्रोजन ने अपना डोनेट कर दिया, कुछ ऐसा हो रहा है। अब यहाँ इन्होंने क्या कर रखा है, दोनों केसेस के अंदर ना तो मेटल पर कोई पॉजिटिव चार्ज दिखा है ना नेगेटिव चार्ज, मेटल दो दो, अगर नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट कर रहा है, डेफिनेटली नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए ना, यहाँ होना चाहिए। तो Yes, यहाँ sir. नाइट्रोजन बन गया पॉजिटिव, मेटल बन गया नेगेटिव, ये कुछ ऐसा जरूर होना चाहिए, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया, और ये स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड बन रहा है तो ये बन गया लीनियर। हाँ भाई, यस सर। क्लियर है, तो ये बन गया लीनियर स्ट्रक्चर। क्लियर है बेटा? यस सर। Yes, इस sir. लीनियर स्ट्रक्चर के अंदर हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp हाइब्रिडाइजेशन। ये समझ में आ गया? यस सर। यस सर। sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, sp, s और p दो बॉन्ड होते हैं। क्यों भाई? ये डबल बॉन्ड है नाइट्रोजन का, तो एक ही सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड होगा, एक पाई होगा। यहाँ पर भी नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बना रहा है, एक सिग्मा होगा एक पाई होगा, तो दो सिग्मा बॉन्ड हो गए, बात ही खत्म है, लोन पेयर कोई है नहीं, तो sp हाइब्रिडेशन। क्लियर है? सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर टोटल हाइब्रिडेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो दो सिग्मा Yes. बॉन्ड है, तो s का और p का दो ही ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज बनने वाले हैं। ये बात समझ में आ गई होगी सभी को? यस सर। यस सर। इसके बाद मेजोरिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस के अंदर लीनियर होता है, ये हम पीछे लिख चुके हैं। मेजोरिटी यहां पर भी लिख देता हूं, मेजोरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस के अंदर, रुकिए, कॉम्प्लेक्सेस, मेजोरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस के अंदर ऐसा करता है। अब बात करते हैं भाई नीचे वाले स्ट्रक्चर की, लीनियर। ए इसने लीनियर बनाया है, तो देखो ए जो है ये रहा ए, और यहां पर लीनियर लिखा हुआ है, और बी जो है वो इसने बेंट स्ट्रक्चर बनाया, एमओ यूनिट ऑन द बेसिस ऑफ कोवेलेंट मॉडल। तो कोवेलेंट मॉडल के बेसिस के ऊपर ये चीज बना रखी है। क्लियर है बेटा? यस सर। Yes, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। अब यहां पर दूसरा इसने देखो क्या करा है, ये दूसरा केस बनाया, मतलब मैंने आपको बोला था ना कि या तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज मान के आप चार्ज कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, या फिर हम क्या करते हैं, दोनों को न्यूट्रल मान के। न्यूट्रल वाला मेथड बहुत टेढ़ा होता है, ये ऊपर वाला सारा कहानी न्यूट्रल वाले मेथड की है। क्लियर है? इसलिए आपको लगेगा ये तो शेयरिंग से हो रही है, कुछ गड़बड़ हो रही है, लेकिन नीचे वाला मेथड वो है जो मैंने अपना कंक्लूजन निकाला और जो आसान पड़ता है सोचने में भी। यस बेटा, समझ में आ रही है बात? यस सर। तो नीचे वाले मेथड, हाँ बेटा कोई कुछ कह रहा है? नहीं, नो सर। चलिए ठीक है। तो नीचे वाला मेथड अब मैं No, आपको बता sir. रहा हूँ कि नीचे वाले मेथड के अंदर क्या होगा, और याद रख लेना ये वाली जो कहानी है ये थोड़ी सी हायर क्लास की, थोड़ी क्या ज्यादा हायर क्लास की है, ठीक है। ये कोई नहीं एक्सप्लेन करता, सीधा सीधा याद करवा देते हैं, फालतू के नियम बता देते हैं, ठीक है, लेकिन अंदर क्या चल रहा है वो एक्सप्लेन नहीं करते हैं टीचर। बट आप लोगों ने मुझे क्वेश्चन पूछा, मैं भी नहीं एक्सप्लेन करने वाला था, सीधी सी बात, आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा तो मुझे फिर लगा कि इनको अंदर की कहानी बता देते हैं, फिर अपने आप कर लोगे, ठीक है। तो इसलिए मैं अंदर की कहानी बता रहा हूँ, एमएससी के अंदर आता है, सोच लेना, ठीक है। ऊपर वाला एक अलग तरह का मॉडल है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कोवेलेंट मॉडल, मतलब हम दोनों को न्यूट्रल मानते हैं, दोनों को न्यूट्रल लिया और फिर उसके बाद लेफ्ट राइट किया, तो यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। उसमें कोई चार्ज नहीं था मेटल के ऊपर, लेकिन इसके अंदर तो मेटल और नाइट्रोजन पर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर है बेटा जो मैंने रिप्रेजेंट किया? Yes. डन, ठीक है। अब दूसरा देखिए, एन, अब ये था एनओ, यहाँ पर न्यूट्रल है, ये है ना न्यूट्रल, यस सर। ये भी न्यूट्रल है, न्यूट्रल लिया, न्यूट्रल की स्पेलिंग सही लिख रहा हूँ क्या मैं? न्यूट्रल ले लिया हमने। अब न्यूट्रल के बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम NO टू MLN, मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स। ये देखो क्या है, मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स, मेटल और लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो NO जो है क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है मेटल को। लो भाई, मेटल होगी नेगेटिव। यस, क्लियर है? यस सर। Yes. सर ये समझ में नहीं आया एमएलएन। और नोट, ये बात समझ में आई सबको? सर ये समझ में नहीं आया लास्ट वाला। लास्ट वाला ये तो पहला ही है ना। Sir, देखो क्या ML होता नहीं आया MLN। समझ। हाँ देखो मैं बताता हूँ क्या होता है। हम क्या लेते हैं, लिगेंड को या तो पॉजिटिव मानो या नेगेटिव। चलो मैं इसको ऐसे समझाता हूँ कि ऊपर वाला कॉम्प्लेक्स आपको सीधा समझ में आ गया होगा। अब खोपड़ी उल्टी चलने लगी होगी, मेरे को पता है।
सपोज क्या लूं मैं, मेटल ले लेता हूँ, ठीक है। एक मेटल ली और साइनाइड जोड़ दिए, ये लो 6 साइनाइड जोड़ दिए। यस सर। मैं यहाँ पर टोटल कॉम्प्लेक्स पर मैंने 3 पॉजिटिव दिखा दिया। बताओ जरा मेटल पर कितना है? 3 पॉजिटिव नहीं दिखाता, मैं 2 पॉजिटिव दिखा रहा हूँ। मेटल पर चार्ज बताओ कितना है? सर नेगेटिव होगा ना, टोटल कॉम्प्लेक्स पे 2 नेगेटिव। उल्टा दिखा दिया क्या मैंने? नेगेटिव होना हाँ चाहिए। चलो 2 नेगेटिव दिखा दिया। बताओ मेटल पर कितना चार्ज होगा? 4 पॉजिटिव। 4 पॉजिटिव होगा। क्लियर है? यस यस सर। इसका मतलब आप क्या सर, समझ रहे हो? positive। मतलब आपने क्या किया कि मेटल के ऊपर पहले से 4 पॉजिटिव था और साइनाइड उसके साथ जुड़ा, और साइनाइड के जुड़ने से मेटल के ऊपर टोटल कॉम्प्लेक्स के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आ गया, है ना? यही समझते हो आप लोग? यस यस सर। Yes. न्यूट्रल मेथड लें तो न्यूट्रल मेथड, अब न्यूट्रल मेथड में कैसे लेते हैं? साइनाइड को भी न्यूट्रल मान लो, ये बात समझ में आ रही है? और Yes. मेटल पर मान लो आप लोग Yes. साइनाइड को न्यूट्रल मानते हैं, मेटल के ऊपर टोटल कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या था? 2 नेगेटिव था ना। तो मेटल को भी न्यूट्रल मानने की बजाय मेटल को हम मान लेते हैं कि मेटल पर 2 नेगेटिव है, साइनाइड है न्यूट्रल। अब न्यूट्रल है तो एक इलेक्ट्रॉन इसका शेयर करेगा, फिर दूसरा साइनाइड जुड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका शेयर करेगा, फिर तीसरा साइनाइड जुड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका शेयर करेगा, और इस तरह से इनके शेयरिंग होने वाली है। ये समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। तो हुआ क्या, यहाँ तो सिर्फ शेयरिंग हो रही है। साइनाइड न्यूट्रल मान लिया मैंने, तो इसका मतलब मेटल पर 2 नेगेटिव है। यस, क्योंकि पूरे कॉम्प्लेक्स पर 2 नेगेटिव है, तो भाई मेटल पर 2 ही नेगेटिव आएगा कि नहीं? 4 पॉजिटिव है मेटल, आपने सोच तो लिया, पर साइनाइड ने उसको 6 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो मेटल पर 2 नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? बताओ। Yes sir, आएगा। मैंने वही लिखा, फिर मैंने वो सबसे पहले लिख दिया। आप लोग क्या लिखते हो? मेटल हमेशा 4 पॉजिटिव लिखते हो। मैंने वही नेगेटिव, यानी अगर मैं न्यूट्रल मेथड से करता हूं तो गेम चेंज हो जाती है, सब उल्टा हो जाता है। और यही कंफ्यूजन आपको इस यहां पर हो रही होगी, NO का इलेक्ट्रॉन वहां कैसे भेज दिया मेटल के पास, Yes sir. है ना? समझ में आ गया? यस सर। चला गया ना? यहां पर भी Yes, तो चला sir. गया साइनाइड का इलेक्ट्रॉन, यस सर। है ना? और वो भी 6 का चला गया। क्लियर है? तो ये समझ में आ गया। अब मेरी बात समझ में आ जाएगी कि नहीं? यस सर। तो इसको Yes. cancel कर दूं? ठीक है, तो देखिए जरा, तो NO का इलेक्ट्रॉन भाई यहां चला गया, अब तो ठीक है। यस सर, ठीक है। अब आगे देखिए जरा, तो होगा क्या उसके बाद? मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ये मेटल ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, मेटल पर नेगेटिव था ना, मेटल ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया NO को। यस, NO पर पॉजिटिव था, कर दिया। फिर उसके बाद NO के ऊपर, अब NO के ऊपर न्यूट्रल हो गया, लेकिन NO ने अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया मेटल को, तो NO फिर से पॉजिटिव हो गया और मेटल फिर से नेगेटिव हो गया। यस और नॉट? यस सर। यस सर। ये समझ में आ गया? यस सर। और ये कहानी है इतनी, ठीक है, इतनी याद रखिएगा। यहां से चला था और यहां से चला था और यहां पहुंच गया, ठीक है, ये ऐसा हुआ। अब दूसरी चीज देखते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम मेटल लिगेंड टू NO, यानी कि इस NO को एक इलेक्ट्रॉन मेटल ने दे दिया, तो मेटल लिगेंड के ऊपर आ गया पॉजिटिव और NO के ऊपर हो गया नेगेटिव चार्ज। यस और नॉट? पहले न्यूट्रल था वो। यस सर। समझ में आ रहा है? अब उसके बाद में क्या हुआ? मेटल और लीगेंड ने, यानी NO ने मेटल को लोन पे डोनेट कर दिया, तो लीगेंड हो गया न्यूट्रल और मेटल फिर से क्या बन गया? नेगेटिव। यस और नॉट? यस सर। तो अब जरा ध्यान दीजिए, दोनों केसेस अब आपको समझ में आ गए। अब देखिए मेरी तिकड़मबाजी, जो अभी आपको सीधा सीधा समझ में आएगी। सर मेटल वहां पे हाँ बोलिए, पहले आप क्वेश्चन बोलिए। सर मेटल वहां पे न्यूट्रल नहीं हो जाएगा अगर उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो? पहले पॉजिटिव था। कहां पर पॉजिटिव? यहाँ पॉजिटिव था। यस सर। हाँ सही है यार, यहाँ पॉजिटिव था, उल्टा कर दिया क्या मैंने कुछ? एक मिनट रुको, मेरे को दोबारा देखना। यहाँ पॉजिटिव था, लोन पे डोनेट, हाँ ठीक है, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, एकदम सही। ठीक है, मैंने गड़बड़ कर दी, न्यूट्रल हो जाएंगे दोनों। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब देखिए मेरी तिकड़मबाजी, मतलब इसको मैंने समराइज किया है नेक्स्ट पेज पर, क्योंकि यही मेथड आसान लगता है। तो आप सिंपली ये सोचिए, जो NO है वो या तो पॉजिटिवली बिहेव करता है, और सच में वो पॉजिटिव बिहेव करता है। न्यूट्रल वाला तो बकवास है, जो न्यूट्रल वाला आप लोगों ने ऊपर वाला मेथड किया, ये बकवास है, ठीक है, ये सही नहीं है। ये समझ में आ रहा है? हालांकि इस मेथड से ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट किया जाता है, इस मेथड से भी कैलकुलेट करते हैं, पर इस मेथड में दिमाग घूम जाता है, सब उल्टा करना पड़ता है आपको।
और फिर दिमाग घूम जाता तो गलती होने की प्रोबेबिलिटी होती है। आप लोग तो कुछ कुछ करते हैं, एमएससी के स्टूडेंट्स की बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं, है ना, जो नेट का टेस्ट देते हैं, नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ एमएससी केमिस्ट्री, तो वो टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए ऑर्गेनोमेटालिक और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को अच्छे से रटना पड़ता है। तो इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस होती है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं इसके। तो उसके अंदर हम जनरली ये मानते हैं ऑक्सीजन स्टेट सीधी सीधी नहीं आती है, जैसे आपका आयरन वाला वो केस है ना, तो यहां पर हम जनरली ये मानते हैं कि NO पॉजिटिव लेके चलो और मेटल को नेगेटिव लेके चलो। क्लियर है? यस सर। लो ऑक्सीडेशन स्टेट या नेगेटिव, लो ऑक्सीजन स्टेट या नेगेटिव, तभी कोई पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स जो पॉजिटिव लिगेंड जो इसके साथ जुड़ेगा, पहली बात। तो हमने यहाँ पर इसके साथ पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स जोड़ दिया है, तो आपके पास नेगेटिव पॉजिटिव फिर से आ गया, और लीनियर होता है कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। मैंने ये सीधा सीधा यहाँ पे समझा भी रखा है। क्लियर है ना? ये समझ में आ गया? सीधी लाइन में एक इसका कंक्लूजन निकाल रखा है, सेम एज चीज दूसरा इसका कंक्लूजन निकाल रखा है, तो दोनों का कंक्लूजन देखिए बजाय कि इसके फालतू के फचड़े में पड़ने। क्लियर है? तो पीछे वाला डायग्राम नहीं भी देखेंगे तो भी सही है। तो अब बात आती है कि ऐसा कुछ होता है। अब जरा हम अपने वाले क्वेश्चन को लेते हैं, ठीक है? तो अपना क्वेश्चन क्या था भाई, जरा वो देख लेते हैं। आयरन कहां मेजर करें, यहां पर लगाते हैं, है ना। आयरन के साथ में क्या लगा हुआ था? वाटर, 5 वाटर NO है, ठीक है, और ये बाहर लगा हुआ है SO4, SO4 पर है 2 नेगेटिव, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स पर है 2 पॉजिटिव, पूरे कॉम्प्लेक्स पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब NO, देखिए NO को या तो नेगेटिव लिगेंड एज ए यूज कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। यस सर। यस सर। तो एक बार अब देखो, ये सीधी सी बात है कि एक बार इसको कुछ मान के ही हम कुछ करेंगे। तो NO को नेगेटिव लिगेंड एज ए नेगेटिव लिगेंड यूज कर लेते हैं हम। NO अगर नेगेटिव लिगेंड है, ठीक है, तो क्या होगा भाई, ये 1 नेगेटिव है, टोटल कॉम्प्लेक्स पर 2 पॉजिटिव है, तो इसका मतलब एक पॉजिटिव इसका सेटिस्फाइड हो गया। अगर इस पर 3 पॉजिटिव हो तो एक नेगेटिव, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, 2 पॉजिटिव। यानी अगर, अब मैं यहां लिख रहा हूं, इफ NO इक्वल 1 नेगेटिव, NO पर 1 नेगेटिव है, देन आयरन क्या होना चाहिए, 3 पॉजिटिव। 3 पॉजिटिव होना चाहिए, नो डाउट इट। अब दूसरा केस लेते हैं, ये तो फर्स्ट केस था। सेकंड केस के अंदर हम क्या ले सकते हैं, इफ NO को हम अगर पॉजिटिव लिगेंड लेते हैं, 1 पॉजिटिव, ठीक है, ये 1 नेगेटिव था और यहां पर 1 पॉजिटिव है, अगर इसको पॉजिटिव लेते हैं तो क्या होगा भाई, आयरन पे 1 पॉजिटिव होगा। सर आयरन 1 पॉजिटिव, देन आयरन जो है वो इक्वल होगा 1 पॉजिटिव, क्योंकि अगर ये 1 पॉजिटिव तो ये 1 पॉजिटिव होगा, टोटल 2 पॉजिटिव है ना। आयरन 1 पॉजिटिव है। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। अब कहानी आती है कि 1 पॉजिटिव और 3 पॉजिटिव में डेफिनेटली कंफ्यूजन रहेगा। तो हम ये जानते हैं, देखो मैंने पहले बताया था कि ये 1 पॉजिटिव होना चाहिए, सीधा सीधा लेके, क्योंकि जनरली NO जो पॉजिटिव चार्ज हमारे अकॉर्डिंग पॉजिटिव दिखाता है जनरली आप लोगों के कॉम्प्लेक्स में, लेकिन हम जानते हैं कि वो 1 नेगेटिव भी दिखाता है, जैसा मैंने अभी अभी दिखाया, है ना। और अगर पॉजिटिव दिखा रहा है, नेगेटिव दिखा रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या दिखा रहा है। अब इसमें ना जिस स्टूडेंट ने मेरे को डाउट भेजा अभी भी, उसका रिलेशन, वो ये जो स्ट्रक्चर बनता है ना, ये क्या बोलते हैं उसको, रिंग में ब्राउन रिंग टेस्ट, उसके अंदर आता है। यस यस सर। ब्राउन रिंग टेस्ट के अंदर होता क्या है भाई, ब्राउन रिंग टेस्ट के अंदर NO बनता है, डेफिनेटली बनता है, और आयरन की ऑक्सीजन स्टेट +3 होती है। ये चीज अब याद रखने वाली है, ठीक है। Fe, हालांकि मैं एक बार चेक कर देता हूं आयरन की ऑक्सीजन स्टेट ब्राउन रिंग टेस्ट के अंदर कितनी होती है। नहीं, +1 है भाई, +3 नहीं है। हैंस द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ द आयरन इज +1, और ये +1 ही होती है, ठीक है, हर जगह पर +1 दिखा रही है। अब ये याद रखने वाला मैटर ही है। तो हमने पहले जो किया था वो सही किया था, यानी कि +1 ही आयरन दिखाएगा, NO पॉजिटिव ही दिखाएगा। और अगर NO पॉजिटिव दिखाता है, अब जरा मेरे को ये बताओ इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। NO अगर पॉजिटिव तो लीनियर स्ट्रक्चर होता है, मेजॉरिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस में लीनियर स्ट्रक्चर होता है, तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव वाला, यही वाला सही है, यही वाला सही है। यस, क्लियर है? यस सर। इसमें मतलब बैक बॉन्डिंग जैसा कॉन्सेप्ट भी यूज ही हो रहा है क्या बेटा? हाँ, बैक बॉन्डिंग करेगा, वो सब जो भी करेगा। और देखो एक चीज, अगर NO को पॉजिटिव मानते हो, अगर आप लोग NO को पॉजिटिव मान रहे हो, डेफिनेटली आयरन लो ऑक्सीजन स्टेट में होगा, तभी ऐसा वर्क करेगा। तो लो ऑक्सीजन स्टेट में आयरन 2 और 3 तो नहीं हो सकता, जनरली 2 और 3 दिखाता है, लेकिन 1 भी कभी कभी दिखाता है, और यहाँ पर 1 दिखाता है,
ठीक है। अब तो ये समझ में आ गया होगा सबको, कुल मिला के करना याद ही है, लेकिन आपको एक कहानी समझ में आ जाएगी और मेजोरिटी ऑफ द केसेस में वो NO पॉजिटिव होता है, ये समझ में आ जाएगा, तो इसलिए मैंने ये कहानी बताई है। क्लियर है बेटा? यस अब दूसरी चीज लेते हैं, दूसरी सर चीज। इसके बाद तो कभी नहीं भूलेंगे। अब गुड, अब दूसरी चीज लेते हैं। अभी प्रणव कुछ आप बता रहे थे बेटा, क्या कह रहे थे कि अगर साइज ऑफ द मेटल छोटा हो बड़ा हो, ऐसा कुछ रीजन, समथिंग यू आर सेइंग? सर मैं ये कह रहा था कि अगर जैसे कि हमारे पास मतलब जैसे कि छोटे छोटे मेटल का साइज छोटा होता है तो उसका नॉन मेटलिक नेचर बढ़ता है, तो सर जैसे कि N पे पॉजिटिव चार्ज है तो सर उससे इलेक्ट्रॉन लेना मुश्किल होगा, तो सर अगर जो मेटल है वो छोटा साइज में होगा तभी वो NO+ से इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगा, ऐसे सोच सकते हैं? अगर मेटल का साइज छोटा होगा तो उसका कोवेलेंट नेचर कम होता है, आयनिक नेचर बढ़ जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेना उसके लिए आसान होगा, ठीक है, ये वन ऑफ द रीजन हो सकता है। लेकिन मेटल्स का छोटा और बड़ा साइजेस देखना और वो किसके साथ कौन कौन से कॉम्प्लेक्स बनाता है, ये सारे एग्जांपल अगर एक साथ सामने हो ना, अभी मेरे पास नहीं है, सीधी बात, ठीक है, लेकिन अगर NO वाले आपके पास एग्जांपल्स हैं, उस पर अप्लाई करके देखो, थिंकिंग सही है, एकदम सही है, नो डाउट इट, पर कई बार ना सोच और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में ना बहुत बड़ा फर्क हो जाता है बेटा, समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। है ना, कई बार हम सोचते हैं, लॉजिक बड़ा सही लगाते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ना बिल्कुल धेले की नहीं होती, वो कुछ और ही रिजल्ट देती है, फिर कहानी कुछ और ही पलट जाती है। और अमन आपने भेजा था बेटा मेरे पास वो व्हाट्सएप, यस सर। तो उसमें तो पूरा गलत दिखा रखा है, ठीक है सर वो रीजन सही है गलत है? वो रीजन भी गलत होगा, +3 कैसे दिखा दे, वो +3 तो गलत ही है, समझ गए? रीजन क्या लिखा हुआ है उसमें? ब्राउन रिंग टेस्ट का कुछ लिखा हुआ था ऐसा कुछ, यस वो +3 से +1 दिखाता है या +1 से +3 दिखाता है। अब ये भी सोचने वाली बात है यहाँ पर ब्राउन रिंग टेस्ट के अंदर, चलो मैं उसको भी चेक कर लूंगा, वो +3 दिखाता, +1 दिखाता, पहले क्या था? पहले का तो कोई मतलब ही नहीं है, पहले क्या था? एनोन रिंग, ब्राउन रिंग, आयरन X है तो X की वैल्यू +1 आती है, बस X की वैल्यू +1 आ रही है, बिल्कुल सही है, नहीं दिखाता, +3 तो नहीं दिखाता, रीजन मुझे नहीं पता क्या आपने दिया था, मेरे को दोबारा पढ़ना पड़ेगा, लेट मी चेक दिस, ठीक है, लेकिन आपने जो भी आंसर दिया है वो आंसर ही गलत था व्हाट्सएप के, ठीक है, ऐसा होता है भाई, बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, ठीक है, हमें भी होती है, नो डाउट इट। यहाँ पर लिखा हुआ ऑक्सीजन स्टेट ऑफ द आयरन इन ब्राउन रिंग टेस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स बाइंडिंग मॉडल ऑफ द NO लिगेंड, लीनियर और बेंट। अब इसने इसको ये भी नहीं पता लीनियर या बेंट बनाता है, हमें पता है ये लीनियर बनाएगा। 5 molecule of water, the structure sulfate divalent while iron is present in its ferric, ये तो +3 दिखा रहा है, X की वैल्यू +3 है, बिल्कुल गलत है। और इसने कोई रीजन तो दिया ही नहीं है, कुछ नहीं दे रहा रीजन विजन, ऐसे फालतू की बकवास कर रखी है, ठीक है, गॉट इट? यस सर। कोई रीजन नहीं दे रहा उसने, तो मेरे को रीजन तो ऐसा कुछ लगा नहीं मेरे को। तो ब्राउन रिंग टेस्ट के अंदर डेफिनेटली आयरन हमेशा +1 ऑक्सीजन स्टेट में होता है, ब्राउन रिंग टेस्ट याद कीजिए और यहाँ से इसको याद कर लीजिए, ये रिलेट करेगा। जैसे हरलीन ने मेरे से पूछा था ना कि सर कैसे पता लगेगा, तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल आपको +1 ही दिखाया था, क्योंकि NO जनरली +1 ऑक्सीजन स्टेट में जनरली लीनियर दिखाता है, ये बात तो मुझे रट्टा लगी हुई है, ठीक है, मतलब याद रहती है, तो मैं उसको अप्लाई वैसे ही करता हूँ, सीधी सी बात। लेकिन एक्सेप्शन हो सकता है, गलती हो सकती है, हमसे भी हो सकती है, नो डाउट, कई दिन हो जाते हैं किए को चीजों को, तो फिर थोड़ा और गलती होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, इसलिए मैंने सोचा कि इसको करके ही देखते हैं और आप लोगों को रीजन बताते हैं। समझ में आ गया बेटा ये सबको? यस सर। ठीक है, तो बस इसको याद रखिए, और इस डायग्राम को आई थिंक मैं डिलीट कर दूं तो ठीक नहीं है, सर क्योंकि ये आपका भेजा खा जाएगा मुझे लग, ठीक है, ये सर जो आपने लिखा है वो वाला रहने देना, इसको पहले से कर दो हाँ delete। उसको रहने देंगे, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि सर आपने जो लिखा था वो ठीक है। हाँ वो रहने दूंगा, नो वरी, ठीक है, वो तो रहने दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये वो कंक्लूजन है, ठीक है, ये कंक्लूजन रहने देते हैं, लेकिन वो वाला डायग्राम वरना आपको बहुत कंफ्यूज करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ से आया है ना। और हम पॉजिटिव नेगेटिव वाले मेथड पर ही मुझे भरोसा, उससे निकालना बहुत आसान है, दूसरा वो कोवेलेंट वाले मेथड से, न्यूट्रल मेथड से बहुत मुश्किल होती है ऑक्सीजन स्टेट निकालनी, ठीक है, मुश्किल तो क्या मतलब कह लो, गलती की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। एक तरफ तो हम उसको न्यूट्रल मान लेते हैं और दूसरी तरफ जैसे साइनाइड है, एक साइनाइड को तो न्यूट्रल मान लिया और फिर कैलकुलेट कर रहे होते हैं नेगेटिव मान के, ये गलती हो जाती है, क्योंकि हमें लगता है, हम हमेशा पढ़ते हैं साइनाइड में नेगेटिव होता है, तो कैलकुलेट नेगेटिव करके मान लेते हैं और पढ़ते उसको न्यूट्रल मेथड से हैं, तो इसलिए गलती होने की संभावना है, इसलिए एक ही मेथड अप्लाई है कि पॉजिटिव नेगेटिव वाले मेथड से ही हमेशा करेंगे, न्यूट्रल वाले मेथड से पंगे नहीं लेंगे, ठीक है, क्लियर है भाई? तो चलिए अब जरा हम शुरू कर सकते हैं हमारी ऑर्गेनिक
यस सर। Yes, ठीक sir. है, तो भाई यहाँ कैन इन गोल्ड प्री लॉग सीक्वेंस रूल है। किस लिए रूल है भाई? कि पीरियोरिटी ऑर्डर के लिए। हमने कहा था सिस और ट्रांस जो है, हम सिस और ट्रांस निकालते हैं, लेकिन सिस और ट्रांस में ई और जेड होता है, जेड सिस होता है, ई ट्रांस होता है। ठीक है, अब ई और जेड का क्या मतलब है? जब एटम्स सेम नहीं होते, चारों एटम डबल बॉन्ड कार्बन के दोनों तरफ अलग अलग हैं, तब क्या करें? तब हम ये कैंग और इन गोल्ड प्री लॉग रूल बनाते हैं। ये कैग नाम का जो है चाइनीज टाइप में नेम है ना, चुंग चांग चिंग कुम फुम फुम, ऐसे कुछ नाम होते हैं चाइनीज लोगों के, है ना, मजेदार नाम है ना। वो ची चाची कर रहे थे हालांकि नेम्स चलो ठीक है, बट मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा अलग नेम मुझे चाइनीज के ही लगते हैं। इज नॉट दिस? नहीं होते ज्यादातर हमारे, क्योंकि वो वर्ल्ड से ही बाहर है ना, है ना, मतलब अलग ही लैंग्वेज है उन लोगों की। बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं उनमें नाम, फिर भी बंदा बोले ना व्हाट्स योर नेम, तो नाम कुछ ना कुछ तो समझ में आता ही है, लेकिन उनका तो चींचा चींचा करते रहते हैं वो चिड़ियों की तरह। खैर चलो हम चींचा रूल पढ़ते हैं भाई। कैंग इन गोल्ड प्री लॉग सीक्वेंस रूल्स हैं। फर्स्ट है भाई फॉर डिसाइडिंग द सीनियरिटी ऑफ ग्रुप, तो सीआईपी, सीनियरिटी ऑफ ग्रुप, फॉलोइंग रूल्स आर अप्लाइड। तो सीआईपी का मतलब भाई ये कैंग इन प्री लॉग रूल है। ठीक है, इन गोल्ड। तो देखिए रूल नंबर 1 है द ग्रुप विच इज द फर्स्ट एटम हैविंग हायर एटॉमिक नंबर इज सीनियर। हायर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नहीं है यहाँ पे, एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हैं, ये याद रख लेना थोड़ा सा। ठीक है, कहीं आप मास नंबर के चक्कर में पड़ जाओ, मास नंबर भी आएगा इसमें कहीं ना कहीं। इसके बाद में अकॉर्डिंग टू दिस रूल द सीनियरिटी एटम, देखो भाई आयोडीन बड़ा होता है, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन, ठीक है, तो फ्लोरीन का छोटा है, फिर सल्फर है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन। ये तो सबसे सिंपल रूल है, आई थिंक आपको याद होगा, सबको पता है। यस सर। सेकंड रूल देखिए जरा, द हायर मास आइसोटोप इज सीनियर। अगर आइसोटोप आता है तो फिर मास चेक करो, आइसोटोप के केस में तो फिर एटॉमिक नंबर तो सेम होगा, फिर मास चेक कर लो। तो देखो हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम, ट्रीटियम का मास ज्यादा होता है, यस और नॉट? क्लियर है बेटा? यस सर। Yes, sir. CH3 लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, लेकिन यहाँ C12 है और यहाँ C14 है। कार्बन 14 आइसोटोप वाला, कार्बन 12 आइसोटोप वाला। जो जनरल होता है कार्बन 12 वाला होता है। कार्बन 14 डेटिंग से हम डेट निकालते हैं किसी भी मरी हुई चीज की या किसी अदर चीज की जो लिविंग होती है पहले कभी। कोई लाश कितने साल पुरानी है वो कार्बन 14 से पता लगता है। हमारी बॉडी में कार्बन होता है, बिल्कुल होता है। हाइड्रोकार्बन ना, बिल्कुल है। उस हाइड्रोकार्बन में कुछ परसेंटेज में कार्बन 14 भी होता है, हमारी बॉडी में ही होता है कार्बन 14। तो वो कार्बन 14 हमारी हड्डियों के अंदर कहीं ना कहीं होता है, तो वो धीरे धीरे, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, धीरे धीरे उसमें से रेडिएशन निकलते हैं, धीरे धीरे वो खत्म होता है, उसका हाफ लाइफ टाइम होता है। तो कुछ कितनी परसेंटेज जनरली हमारी बॉडी में होती है जब तक हम जिंदा हैं, वो हमें पता है, ऑलरेडी पता है। कोई चीज मर जाती है, हर चीज में लगभग उतनी होती है, पेड़ों में भी लगभग उतनी होती है कार्बन 14 की अमाउंट। ठीक है, तो जब वो मर जाती है चीज तो वो घटना शुरू हो जाता है। यानी कोई भी पेड़, इंसान, जानवर, कोई भी, उसमें कार्बन 14 की जो अमाउंट है वो लगभग परसेंटेज में सेम होती है, सब में सेम होती है लगभग। क्या उसकी परसेंटेज हमेशा और सब जब मर जाता है तो खत्म हो जाता है कार्बन, मर जाता है तो खत्म होना शुरू हो जाता है। देखो जब तक हम जिंदा है खाते रहेंगे, वो खत्म हो रही है तो हम नया इनटेक कर रहे हैं तो बराबर रहती है। जैसे हम डेड हो जाते हैं तो उसकी परसेंटेज डाउन होना, क्योंकि हम खा तो कुछ रहे नहीं अब, है ना, जो है वो अपने आप खत्म होता है, तो अपने आप घटना शुरू होता है। और जब वो अपने आप घटता है तो कार्बन 14 कितना रह गया उसका परसेंटेज, और वो कितने दिन में इतना रह गया, कितने दिन में खत्म होता है, रेट ऑफ रिएक्शन से यहाँ से हम निकाल सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक होता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, यस करा सर, हुआ याद हमने, है। है ना, बस फिर वही कहानी। ठीक है, तो भाई इस तरह से हम किसी चीज की डेट फिक्स करते हैं कार्बन 14 से, लिविंग थिंग्स के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते ये हैं। तो यहाँ सोल पर रिलेटेबल लग रहा था ये, बेटा मुझे तो ये सोल रिलेटेबल लग रहा था, सोल को प्रूव कर देगा ये तो। ऐसा तो नहीं है, खैर सोल से तो क्या रिलेट करेगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट रूल है, इफ द फर्स्ट एटम ऑफ द कार्बन इज आइडेंटिकल द सेकंड एटम इज ऑब्जर्व्ड एट सीनियरिटी। अगर फर्स्ट एटम आइडेंटिकल है तो नेक्स्ट वाले को चेक कर लो। ये तो बहुत सिंपल सा है। जैसे मान लीजिए क्लोरीन CH2 है, तो यहाँ भी CH2 है, यहाँ भी CH2 है, तो नेक्स्ट एटम कौन सा भाई? ऑक्सीजन है, और यहाँ पर क्लोरीन है, तो ऑक्सीजन से भारी होता है क्लोरीन, तो इसलिए क्लोरीन आएगा। जैसे यहाँ CH3 है, ठीक है, यहाँ CH2 CH3 है, तो नेक्स्ट एटम कार्बन, तो ऑब्वियस सी बात है पहला CH3 दोनों का सेम है, उससे नेक्स्ट एटम, इसमें तो सारे हाइड्रोजन है, उसका एक हाइड्रोजन हटा के हम क्या कर रहे हैं, CH2 डाल रहे हैं या CH3 डाल रहे हैं, ये ऐसा होगा। ये CH3 है, इसमें CH2 है,
एक हाइड्रोजन हट गया तो CH3 लग गया। क्लियर है? सर तो हम सिर्फ कार्बन का देखेंगे ना या पूरे CH3 का देखेंगे? देखिए बताता हूँ, ये CH3 है, ये कंफ्यूज करेगा इसलिए बना के दिखा रहा हूँ। ये CH3 है और दूसरा क्या है, ये भी CH3 था। तो देखो पहला और ये सारे के सारे सेम मिल रहे हैं इसके, लेकिन ये वाला CH3 अलग हो गया। तो मैंने ये देखा ये CH3 था, बिल्कुल सही है। तो दूसरे वाला भी यहां तक तो सेम है, बट ये अलग हो गया। तो भाई फर्स्ट एटम, ये मान लीजिए मेरा कोई कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड वाला एटम है, ठीक है, इसके साथ ये जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्डेड वाले एटम के साथ जुड़ा हुआ है। तो मैंने देखा पहला एटम तो कार्बन है, इसका भी कार्बन है, इसमें बाकी के दोनों हाइड्रोजन है, यहाँ भी दोनों हाइड्रोजन है, लेकिन इसमें तीसरे वाला अलग है, ये तीसरे वाला CH3 है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ऐसे चेक करेंगे इसमें। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो भाई नेक्स्ट वाले में अगर ये CH2 और CH3 के साथ, तो एक CH3 लगा दिया ना, CH2 के H हटा के यहाँ CH2 की जगह NH2 लगा दिया। तो CH3 और NH, किसका माइक ओपन है? आपकी वॉइस डबल आ रही है। मेरी वॉइस डबल आ रही है अभी सही है? यस सर, अब ठीक है। यस सर। डबल कैसे आ गए भाई? किसी का माइक ओपन था ये थे, सौरभ की माइक ओपन थी, हो सकता है। ठीक है, उनका स्पीकर ज्यादा होगा ना, किसी बच्चे का अगर स्पीकर बड़ा है तो वो फिर डबल घूम के मेरे पास वापस आ जाती है। तो देखिए यहाँ H हटा के CH3 लगाया था, यहाँ H हटा के NH2 लगाया। तो CH3 और NH2 में यानी पहले कार्बन चेक होगा ना, बाद में हाइड्रोजन चेक होगा। तो कार्बन और नाइट्रोजन के अंदर नाइट्रोजन हैवी है, उसके बाद कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन हैवी है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में। उसके बाद H लगे हुए हैं, वो अगर सेम एटम हो तो दूसरे H चेक करेंगे। फिर उसके बाद ऑक्सीजन और क्लोरीन में क्लोरीन हैवी है। यस बेटा, क्लियर है सबको? यस सर। यस इस सर। रूल को थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, इसके अंदर ना बहुत से बच्चे गलतियां करते हैं, इस रूल को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, रूल नंबर 4 है, ग्रुप कंटेनिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड आर असाइंड सीनियरिटी एज बोथ एटम्स वर डुप्लीकेटेड एंड ट्रिप्लीकेटेड। ये भी इंपॉर्टेंट, देखो भाई एक तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये ऑर्डर यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ। यू शुड हैव टू लर्न एंड यू शुड हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। और ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाला, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स, तो इसको हम डबली या ट्रिपली लिखते हैं। वो डबली ट्रिपली कैसे लिखते हैं, तो ये भी एक तरह का इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान से कीजिएगा। तो वो यहां से नहीं है इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो इसे भी ध्यान से कीजिएगा। सीनियरिटी इज बोथ एटम्स वर, तो ये वाला रूल भी इंपॉर्टेंट है, सीधी बात। तो कैसे वर्क करता है उसको जरा सोचते हैं। तो देखिए मान लीजिए कार्बन के साथ में Y डबल बॉन्डेड है, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, रिटन एज हाइपोथेटिकल। हम ये सोचते हैं कार्बन के साथ में Y जुड़ा है, ठीक है, और Y के साथ में कार्बन जुड़ा है। ये समझ में आया? एक तो कार्बन के साथ Y जुड़ा हुआ है, बिल्कुल सही है, ठीक है, और एक और Y जुड़ा हुआ है कार्बन के साथ, तो डबल बॉन्ड हो गया इन दोनों का पूरा। क्लियर है? कार्बन और Y का डबल बॉन्ड मतलब Y 2 बार जुड़ा हुआ है कार्बन से। मैंने ये लिख दिया Y 2 बार कार्बन से जुड़ा है, क्योंकि 2 बॉन्ड है, तो मैंने Y को 2 बार जोड़ दिया कार्बन के साथ। क्लियर है बेटा? यस सर। समझ में आ गया? उसके बाद कार्बन जो है, ये कार्बन 2 बार Y के साथ जुड़ा है, Y 2 बार कार्बन के साथ जुड़ा है, लेकिन एक और कार्बन एक Y के साथ जुड़ेगा। चाहे आप इसके साथ जोड़ दीजिए, चाहे किसी के साथ भी जोड़ दीजिए, एक और कार्बन जुड़ेगा। मतलब 2 ही कार्बन होने चाहिए, 2 ही Y होने चाहिए, ये कुछ ऐसे वर्क करेगा। क्लियर है? यस सर। बहुत ध्यान से याद कीजिएगा, हाइपोथेटिकल केस है, हम ऐसा सोचते हैं। ट्रिपल बॉन्ड हो तो भाई Y के साथ, कार्बन के साथ में आपको 3 Y जोड़ने पड़ेंगे, 1 2 Y तो जोड़ दिए, और तीसरा Y और जोड़ दिया, ये रहा। अब Y के साथ में भी आपको कार्बन जोड़ने पड़ेंगे, कम से कम 2 और, ठीक है, क्योंकि 3 Y होने चाहिए। तो एक Y के साथ देखो 1 2 3 कार्बन है, एक Y के साथ 3 कार्बन और एक कार्बन के साथ 3 Y है, ऐसा जुड़ेगा। अब इसको करते टाइम बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, वरना गड़बड़ हो जाएगी बहुत बड़े वाली। ठीक है, तो देखो इसको जोड़ना तो बहुत आसान है, अगर आप सही देखें तो देखो इनको एक बार खत्म कर देते हैं, ऐसा करते हैं, इसको खत्म कर देते हैं, सीधा 3 Y जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, अब किसी भी Y के साथ 2 कार्बन जोड़ सकते हैं, किसी भी Y के साथ। क्लियर है? यस सर। किसी भी Y के साथ 2। यहां पर भी ऐसा ही करना है कि एक बार इसको भूल जाओ, डबल बॉन्ड है तो कार्बन के साथ 2 Y जोड़ दीजिए, और किसी भी Y के साथ एक कार्बन और जोड़ दीजिए। क्लियर है बेटा? समझ में आ गया? यस सर। सर अगर हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की सीनियरिटी देखें तो कौन सीनियर है? डेफिनेटली ट्रिपल होगा, अगर सेम एटम लगे हैं तो। इसमें तो 3 बार जुड़ा हुआ है Y, इसमें 2 ही बार Y जुड़ा है एक कार्बन के साथ।
ठीक है सर। यस है ना? यस सर। हाँ उसी को देखेंगे, वो तो ऊपर वाले देखो, इसको ऐसे एक्सप्लेन करने के बाद एक्सप्लोर करो इसको इस तरह से, उसके बाद ऊपर वाला रूल लगाइए कि पहले ये जुड़ेगा, दोबारा कौन सा, फिर नेक्स्ट एटम देखना, फिर नेक्स्ट एटम देखना। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। ऊपर वाला रूल अप्लाई। अब यहाँ पर ऑक्सीजन कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड है, मतलब कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन लगा दो, बिल्कुल 2 ऑक्सीजन लगा दी। ठीक है, H तो ऑलरेडी है कार्बन के साथ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 2 बार ऑक्सीजन लगा दी। और अब दोनों में से किसी एक ऑक्सीजन के साथ कार्बन लगा दो। ठीक है, अगर ट्रिपल बॉन्ड है नाइट्रोजन के साथ तो कार्बन के साथ 3 नाइट्रोजन लगेंगे, 1 2 3, और फिर किसी एक नाइट्रोजन के साथ 2 कार्बन और लगेंगे। क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। तो ये अच्छे से जरूर कीजिएगा, इसमें बच्चे गलतियां कर जाते हैं। ठीक है भाई, तो ये आपको गलतियां नहीं करनी है, सीधी सी बात है। नेक्स्ट देखिए, रूल नंबर 5 है बॉन्ड पेयर इज सीनियर टू लोन पेयर। अब ये हमेशा याद रखना, बॉन्ड पेयर सीनियर होता है लोन पेयर से। अगर किसी एटम में बॉन्ड पेयर है, केमिकल बॉन्ड बना रहा है, और एक के पास लोन पेयर है, तो बॉन्ड पेयर हमेशा लोन पेयर से सीनियर होता है। याद रहेगा ये रूल? ये रूल रेयरली Yes, यूज sir. होता है, लेकिन होता है, इसलिए मैं इसको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। ठीक है बेटा? यस, ठीक है। देखिए अवंती की लोगो लगा हुआ अवंती का, तो आप लोगों को कुछ ऐसे ही रूल मिलने वाले हैं। ठीक है भाई, ये हमारा ऑर्गेनो मेटालिक का था कुछ कुछ। ठीक है, नो वरी। नेक्स्ट पेज देखते हैं। आगे देखिए बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, बस वही था पीरियोडिक ऑर्डर, उसमें वही 2-3 रूल है और कुछ भी नहीं है। पहला रूल बहुत आसान है, दूसरा बहुत आसान है, तीसरे में आपको अगर नेक्स्ट एटम देखना है तो कैसे देखना है वो थोड़ा ध्यान रखिएगा, चौथे के अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को कैसे एक्सप्लोर करना है वो थोड़ा ध्यान देखना, और पांचवा लोन पेयर हमेशा बॉन्ड पेयर से जूनियर होता है, यानी बॉन्ड पेयर सीनियर होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखिए भाई, तो ये ब्रोमीन एक साइड में लगे हुए हैं, डेफिनेटली ये ब्रोमीन आर पार लगे हुए हैं, तो ये ट्रांसवर्सिस है। रिमार्क्स, तो यहाँ पर देखिए डाइपोल मोमेंट 1 की ज्यादा है 2 के मुकाबले। कैसे डाइपोल मोमेंट कैसे चेक करते हैं? ब्रोमीन एक ट्रैक्टर है, ये दूसरा ब्रोमीन भी ट्रैक्टर है, और ये दोनों जो हैं ये ट्रैक्टर यहाँ पर किसी मास से जुड़े हुए हैं, इन दोनों मास से। तो बताओ ये किस तरफ, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो ओवरऑल मास इस तरफ खींचेगा, यस और नॉट? यस सर। यस ये समझ में सर। आ रहा है? आप दोनों ट्रैक्टर्स को एक खिलौने की तरह यूज कीजिए कि ये एक खिलौना ट्रैक्टर है, ये दूसरा खिलौना ट्रैक्टर है, और मैं दोनों हाथों से, और ये मास बंधा हुआ है दोनों ट्रैक्टर से, तो मैं दोनों हाथों से क्या कर रहा हूं, दोनों ट्रैक्टर्स को, दोनों ब्रोमीन्स को ऐसे खींच रहा हूं, ऐसे, तो मास तो सीधा चलेगा, यस और नॉट? हाँ भाई, यस सर। अच्छा ऐसे जाएगा मास, क्योंकि मैं इन दोनों को ऐसे खींच रहा हूं। यस, तो रिजल्टेंट निकालने का Yes. सीधा तरीका ऐसे, यानी कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उसको ट्रैक्टर समझ लो, ठीक है, और अपने हाथों से खींचो, और बीच में जो बंधा हुआ वो मास है, और इस तरह से आप इजीली रिजल्टेंट निकाल पाएंगे। हालांकि रिजल्टेंट का एक अलग फॉर्मूला होता है, अगर आप फंस जाएं कि दो अलग अलग रिजल्टेंट है, कोई पर्टिकुलर एंगल पर दे रखे हैं, तो सिंपल वाला केस है ना, इसमें तो सोचा जा सकता है, बट पर्टिकुलर एंगल अलग अलग है, 5 डिग्री और 10 डिग्री, तो रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होगा और किस फोर्स ऑफ उससे लगेगा, तो उसके लिए एक अलग फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला होता है पता है? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। यस सर। किसने पढ़ा क्या? सर वेक्टर सम का है ना तो। हाँ वही आप लोग मैथ स्टूडेंट है, मैं भूल ही गया। ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ठीक है भाई, ये होता है वो। अब सर इसका आप मतलब बोल क्या, रहे थे a क्या है, मतलब मतलब होल स्क्वायर लग रहा था। हाँ ऐसा लगता है, ठीक है, मैं बोल रहा था अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का, और ab कोस थीटा। अब देखिए होगा क्या, ये ऐसा क्यों होता है, मतलब इसमें a और b क्या है, a है एक पर्टिकुलर डाइपोल मोमेंट म्यू की वैल्यू है, b दूसरे म्यू की वैल्यू है, ठीक है। अब दोनों म्यू की वैल्यूज आपके पास अलग अलग है, पर्टिकुलर एंगल के ऊपर है, तो फिर कोस थीटा से आप निकाल सकते हो। वैसे निकालने का तरीका ये है मैथमेटिकली, बट मैंने जो बताया आपको वो डायरेक्ट फिजिकली देख के बता सकते हैं, कोई चक्कर ही नहीं है इसमें, ठीक है। तो भाई ट्रैक्टर यूज करो जब तक यूज हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डाइपोल मोमेंट पहले का ज्यादा है, डेफिनेटली पहले का कुछ है, दूसरे का तो जीरो है। यस, यस ये सर। ट्रैक्टर इधर खींच रहा है, ये ट्रैक्टर इधर खींच रहा है, ओवरऑल जीरो। नेक्स्ट, सिस आइसोमर रिजल्टेंट इन द डाइपोल मोमेंट वेयर ट्रांस आइसोमर कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट पहले का ज्यादा होगा दूसरे के मुकाबले, क्यों?
ये ओवरऑल ये पूरा पार्ट क्या है, स्लाइटली नेगेटिव। ये पूरा पार्ट क्या है, स्लाइटली पॉजिटिव है। यस, यस सर। पोलर मॉलिक्यूल बन गया, एक पोलर मॉलिक्यूल दूसरे पोलर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा, डेफिनेटली करेगा, तो ये अच्छे से चिपक जाएंगे, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और दूसरे वाले का बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि दोनों कैंसिल आउट कर देते हैं नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, डाइपोल नहीं बनेगा, डाइपोलर मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। यस, क्लियर है ये बात? यस सर। यस। तो इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट जिसका डाइपोल मोमेंट बन रहा है वो चिपकेंगे अच्छे से, वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। सोल्युबिलिटी इन वाटर, तो भाई जिसमें डाइपोल मोमेंट है, पोलर मॉलिक्यूल ही पोलर में सोल्व होता है। वैसे मेरे को बेस्ट एवर रूल लगता है, लाइक डिसॉल्व लाइक, जो जैसा है उसके साथ दोस्ती उसकी वैसों से ही बनती है, उसे वैसे ही लोग पसंद आते हैं। ये आपने देखा होगा अपनी क्लास के अंदर, समझ गए? एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, सबके साथ घुलने मिलने वाले भी होते हैं, लेकिन जिसकी सोच जैसी है, कहीं ना कहीं आपके 5 दोस्त अगर जो बेस्ट एवर दोस्त हैं, जो जनरली आपके साथ रहते हैं, मजबूरी में रहना पड़े वो एक अलग मैटर होता है कि और कोई मिल ही नहीं रहा तो यही दोस्त है। लेकिन अगर आपकी दोस्ती गहरी है कहीं ना कहीं कि आपका लिंक है, बाद में लिंक टूटने के बाद में भी अगर आप उसके साथ रहते हैं, उस पर्सन के कांटेक्ट में रहते हैं, तो डेफिनेटली उस बंदे की सोच आपसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलती है, ये याद रख लेना। वरना वो बंदा जैसे ही कांटेक्ट टूटता आपको छोड़ के चला जाएगा, पूछेगा भी नहीं, फोन भी नहीं करेगा, बात भी नहीं करेगा। और ऐसे बहुत सारे दोस्त हमने देखे हैं, बहुत सर सारे ऐसा मैं हूँ खुद सर। आप मतलब छोड़ के चले जाते हो लोगों को? सर मतलब इससे दोस्ती उनसे नहीं ऐसा करनी चाहिए। कुछ होता ही नहीं है सर, दोस्ती बनती नहीं है उनसे, वो लोग मेरे को बस ऐसे छोड़ दे, मतलब मैं ज्यादा बोलता हूँ ना सर तो परेशान कर देता हूँ, तो मैंने भी छोड़ दिया बस। परेशान करते हो तो लोग आपको छोड़ते हैं या आप लोगों को छोड़ते हो? आई एम नॉट गेटिंग दिस। सर ये छोड़ मैंने देता है सबको। परेशान कर देता हूँ ना, तो फिर मैं जब चला जाता हूँ, ज्यादा बोलता हूँ, जब आपस में बैठे रहते हैं बात करते वक्त ज्यादा बोल देता हूँ, तो वो लोग परेशान हो जाते हैं, वो मेरे से बात भी नहीं करते रहते हैं। उसके बाद मेरे को भी ऐसा लगता है कि नहीं इनसे तोड़ी थी, तो मैं जब दूर जाता हूँ तो दूर ही चला जाता हूँ। मतलब आप नाराज हो जाते हो फिर उनसे? हैं? यस सर। ठीक है, देखिए ऐसा है, मैं बात बताता हूँ, नाराज होने को फायदा नहीं है। ये तो आप बहुत छोटे लेवल की बचपने वाली बात कर रहे हो, ठीक है। असली गहराई तब पता लगती है लोगों की जब वो परिपक्व हो जाओगे आप एज में, तो लोग आपको मतलब के लिए इस्तेमाल करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि यार। और एक बात बताता हूँ, आप भले ही नाराज रहो लेकिन लोगों को पता है आप यस जल्दी सर, बात ऐसा करते होता है, हो। मेरे साथ हुआ है। लोग आपसे क्या करेंगे, आप जल्दी बात करते हो, लोगों से ज्यादा बात करते हो, लोग आपसे डायरेक्टली इंटरेक्ट हो जाएंगे 1 मिनट में, जब उनको जरूरत होगी। मिनट में सबसे पहला कॉल आपके पास आएगा, आप उसकी समस्या को लेंगे, हाँ हाँ भाई कोई बात नहीं यार चलेंगे, ये वो फलाना ढिमकाना। मेरी एक आदत रही है, मैं किसी को कभी कोई काम मना नहीं करता हूँ, पता है। और मेरे ना बहुत अच्छे अच्छे दोस्त रहे हैं, बहुत बुरे बुरे दोस्त भी रहे हैं, और सबको मैं हेल्प करता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बट ऐसे लोगों को ना लोग बहुत बड़े लेवल पर चीट कर जाते हैं, पता है कैसे? सबको पता होता है कि ये बंदा सबकी हेल्प कर देता है, लोग आएंगे बड़ा प्यार से बोलेंगे, आपसे हेल्प मांगेंगे और फिर निकल लेंगे। और उसके बाद जब उनके उनके अच्छे दिन आते हैं ना, जब लोगों के अच्छे दिन आते हैं, तब मुझे समझ में आता है कि वो यार कॉल करके यूं पूछते भी नहीं कि भाई यार आ जाओ, हमारी मैरिज है, हमारी नौकरी लगी है, हमारे साथ ये हुआ है, पूछते नहीं है। उनके वो खुशी मनाने वाले दोस्त अलग होते हैं, और जिनके साथ वो जिनसे हेल्प लेनी होती है वो दोस्त अलग होते हैं। ये मैंने बहुत फील किया, और मेरे को बहुत बुरी चीज ये लगती है कि मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं किया कि यार जिस बंदे ने हेल्प की हो उसको लाखों साल बाद भी याद रखना चाहिए, को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो गोल्ड है, असली सोना है। पर लोग 1 मिनट में, मतलब खुशी मनाने के लिए तो दोस्त हो अलग है, जो चिल करेंगे मस्ती करेंगे, लेकिन जब कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर फोन घूम के मेरे पास आता है। और मैं ऐसा हूं कि फिर भी मैं हेल्प कर देता, कोई बात नहीं यार देखी जाएगी। मुझे पता होता है कि बंदा अच्छा नहीं। मैंने आज तक अपनी लाइफ में ऊपर वाले का भाई शुक्र है कभी किसी से हेल्प मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधी बात। और अगर जरूरत पड़ी तो एक ही बार पूछता हूँ, अगर ऐसा हो भी जाए ना तो मैं जस्ट एक बार पूछता हूँ कि भाई हेल्प कर दे, और मैंने देखा कि नहीं हेल्प करते हैं, ऐसे से एग्जांपल देखें कि वो हेल्प नहीं करते हैं, इवन दे कैन डू दैट। मेरा 60,000 रुपीज का फ्रॉड हो गया था आईसीआईसी बैंक के क्रेडिट कार्ड से, मेरे 60,000 रुपए उड़ गए। मेरे बैंकों में जो दोस्त थे ना, बहुत अच्छे दोस्त कहलाते थे, तब मैंने देखा, मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा यार पता कर दो आईसीआईसी बैंक में कोई जानकार है। तो 1-2 दोस्तों के जानकार थे, वो गए नहीं मेरे साथ, गए भी नहीं। फोन किया उस बंदे को, मेरे को फोन नंबर दे दिया, मेरा फोन नंबर उठा नहीं रहा। मैंने उनको दोबारा कॉल किया, यार वो तुम्हारा बंदा फोन ही नहीं उठा रहा और ये बैंक वाले मुझसे बात ही नहीं कर रहे हैं ढंग से, कोई हेल्प कर दो, कम से कम वो रास्ता तो बता दे कि मुझे करना क्या, व्हाट टू डू। सिर्फ इतना पूछ रहा था, कुछ फोन से तो बात हो पैसे सकती मिल थी। जाते वो वापस लोग से। फोन करके
वो लोग फोन करके ना इतना भी नहीं कर रहे थे कि उस बंदे को बता दें कि भाई ये दोस्त है, और थोड़ा अकड़ के बोल दें, क्योंकि मैंने ऐसी ऐसी जगह उनकी निकाल रखी थी कि पूछो मत। बट दे डिनाई दिस। कहते सर क्या करें, अब वो नहीं सुन रहा तो हम क्या कर सकते हैं। मैंने कहा यार एक बार आ जाओ, ब्रांच में आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ। 60,000 रुपए की बात है यार, 5-10 रुपए की बात नहीं है। पर नहीं। और वो दोस्त थे जिनको क्रेडिट कार्ड पे मैंने लाखों रुपए के लोन दिलवा रखे थे, और किस्तें मैं भर रहा हूं। उनकी डेट लास्ट में आ रही है, वो लोग डिनाई, वो लेट कर रहे हैं, लेकिन वो किस्त मैं पहले से अपनी जेब से भर रहा हूं। उसके बाद में वो मेरे को 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने बाद मेरे को वो किस्त देते हैं। ऐसे दोस्त थे। और मेरे को बड़ा दर्द हुआ उस दिन कि यार ये लोग आ नहीं सकते, मेरे इतने पैसे लग गए हैं, तो कम से कम साथ में तो आ जाएं, कम से कम यूं खड़े तो हो जाएं कि भाई मैं तेरे बराबर में खड़ा हूं, जो हो गया, लेकिन जहां कहेगा वहां साथ चलने के लिए तैयार हूं। मैं रोज तंग करने वालों में से नहीं। तब मैंने कहा ठीक है मत कर भाई, कोई बात नहीं, आई विल फाइंड द वे। और मैंने वे फाइंड कर लिया, ऑनलाइन घर बैठ के सब कुछ किया। FIR भी करवा दी ऑनलाइन। इवन कुछ दोस्तों के वो थे, फादर्स थे, वो पुलिस में थे, उन्होंने ऑनलाइन FIR, ऑनलाइन छोड़ो ऑफलाइन FIR में भी हेल्प नहीं की। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं कॉल कर दूंगा भाई मेरे पापा को और FIR तेरी जमा करो, वो लॉस कर देंगे। और पुलिस वाले ढंग से तो बात करते नहीं, यू नो इट वेरी वेल। सोचो क्या मतलब क्या कंडीशन थी। ऑनलाइन सब कुछ करवाया, कंज्यूमर कोर्ट में भी केस किया, फिर बैंक वाले खुद कॉल करके मेरे को बता रहे हैं सर ठीक है आपका हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके हो जाएगा। और हो गया वो, लेकिन मेरे 4-5 हजार रुपए खर्च हो गए उन मामलों में। सोचो, क्योंकि मेरा बिल बन गया वो धक्के काम का, उस बिल के ऊपर उन्होंने ब्याज लगा दिया, इंटरेस्ट, मेरे को इंटरेस्ट पे करना पड़ा। तो वो प्रोसेस पता करना, पर बहुत तकलीफ हुई कि यार ये लोग खड़े साथ खड़े भी नहीं हो सकते। और बड़े बड़े लेवल की रकम थी, 60,000 रुपए कम नहीं होते हैं किसी के साथ ऐसे ही फ्रॉड हो गया। कोई मतलब बात भी नहीं कर रहा है। हालांकि कुछ लोग ऐसे थे जिनसे मुझे उम्मीद ही नहीं थी, जो फ्रेंड्स नहीं थे, लेकिन वो मेरे घर आते हैं, मुझसे पूछते हैं यार कैसे हुआ, क्या हुआ, और वो मेरे साथ भी जाते हैं। वो लोग भी थे जिनसे उम्मीद ही नहीं थी, लेकिन वो लोग जिनकी मैं हेल्प कर रहा था ना, वो कोई नजदीक भी नहीं लगा यार। ये दुनिया है, समझ गए ना बेटा। तो अभी तो ये जो आप बोल रहे हो, ये सब लोग बहुत समझदार हैं। जब अच्छा दोस्त कौन सा पता है, जब उसका अच्छा टाइम आता है तब वो आपको याद करेगा। बुरे टाइम में तो याद करेगा, ये तो सब याद करते हैं, लेकिन जब उसका अच्छा टाइम होगा ना, तब वो आपको याद करेगा कि यू हैव टू कम डेफिनेटली। वो आपको पर्सनली आएगा आपके पास, भाई मेरा आज अच्छा टाइम है, हम खुशियां साथ मनाएंगे। वो होता है सही दोस्त। सर ऐसा कोई दोस्त मिला ही नहीं सर। एक था अरे वो मिलेंगे पीटता कोई ना रहता कोई, था। एक दो लोग अच्छे लोग भी होते हैं दुनिया में। खैर अभी हम बस इसको खत्म करने वाले हैं फटाफट, ठीक है। तो देखो भाई बॉइलिंग पॉइंट ये समझ में आ गया होगा। सोल्युबिलिटी लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलर वाले पोलर में सॉल्व होते हैं, तो ये वाटर वैसा ही है। लेकिन जनरली हम लोग बोल देते हैं ना, आप लोग जनरली सुनोगे कि अच्छे लोगों के साथ बहुत धोखे होते हैं, लोग बहुत धोखा देते हैं अच्छे लोगों को। इसकी वजह पता क्या है, जो बुरे लोग हैं ना वो 1 मिनट में, मतलबी लोग 1 मिनट में पहचान जाते हैं कि यार ये बंदा साथ देगा, और मेरे को प्रॉब्लम हुई तो पक्का साथ देगा। और फिर क्या होता है, वो अच्छे इंसान को लगता है कि बेचारा यार हेल्प के लिए है, वो बेचारा हेल्प कर देता है। अच्छा इंसान हमेशा हेल्प कर देता है, और उसके बाद में ना वो उसको याद भी नहीं करते, लात मार के निकल लेते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि सोने के अंडे देने वाली मुर्गी जो जो बुरे टाइम में इतना जबरदस्त साथ खड़ा रहा, तो क्या बुरा टाइम दोबारा आएगा नहीं आपका। तो वो आपको मतलब कमाल कर रहे हो यार, सिर्फ एक पूछना ही तो है उसको बोलते हैं ना कि हाँ दोस्त यार तू भी आ मेरे साथ रहे, बस इतनी सी बात होती। साथ खड़े रहो, करना धरना तो कुछ है नहीं, होएगा तो वो जो ऊपर वाला चाहेगा। लेकिन तुम्हारी लोगों की औकात तब पता लग जाती है जब वो साथ भी खड़े नहीं होते हैं टाइम पर, मौके पर। दैट इज द थिंग। और ये चीजें मैं याद रखता हूँ, डेफिनेटली याद रखता हूँ। दोस्तों का अच्छा बुरा सबका टाइम आता है ना, अपना भी आता है भाई। हमने मतलब मैं जनरली हेल्प लेना इतना पसंद नहीं करता हूँ कि तू आ और ये कर वो कर, लेकिन जब बड़े लेवल की बात, और मेरी जिंदगी में यही सबसे बड़ी बात हुई थी, और तब मैंने देख लिया सबको यार, सबको देख लिया, सबको फोन लगाए कि भाई ऐसे ऐसे हुआ, कोई रास्ता बता दो। कोई रास्ता नहीं बता रहा, कोई बात भी नहीं। इवन बैंकों में लगे हुए हैं, मैंने कहा तुम्हारे मैनेजर से पूछ लो यार, तुम्हें नहीं पता होगा मैं मान सकता हूँ, तुम्हारे मैनेजर से पूछो, उसने ऐसे कई केस सॉल्व किए होंगे, मेरे को सिर्फ प्रोसेस बता दो। बंदा सामने खड़ा होकर पूछ सकता है ना मैनेजर से, हाँ भाई ये बात है और बताइए। पर नहीं, ऐसा नहीं करते लोग, है ना कमाल की बात। मेरे दोस्त का आपको किस्सा बताता हूँ, चालान में फंस गया। मुझे कौन सा पुलिस वाले जानते हैं, सोचिए जरा, मैं पुलिस वालों को नहीं जानता। चालान में फंस गया, उसने मेरे पास कॉल किया, उसको कोई दिखाई नहीं दिया, कहता यार बात करिए लोग ज्यादा चालान काट रहे हैं। मैं पुलिस वाले से लड़ पड़ा, उसके पास गया मैं, और पुलिस वाले, मैं कहा अंकल ऐसे कैसे, आप तो रूल के खिलाफ बात कर रहे हो। उसने बदतमीजी का चालान और काट दिया उसका 100 रुपए का।
लेकिन वो जो 5,000 का काट रहा था उसकी बजाय हमारा टोटल चालान 300 रुपए के ऊपर आ गया। मैं कहा सर हम भी जानते हैं रूल, तो हम भी जानते हैं। लड़ने चला गया मैं, वो पुलिस वाला मेरे 2 धर देता तो, और ये लोग तो ऐसा करते हैं, आप लोग आप जानते हो, समझ गए ना, ऐसा ही होता है। बहुत सारे लोग हैं बेटा ठीक है, चलिए सोलिबिलिटी ऑफ वाटर है तो मोर पोलर जो है वो पोलर में डिसॉल्व होगा। मेल्टिंग पॉइंट, भाई मेल्टिंग पॉइंट किसका हाई होगा? सेकंड वाले का मेल्टिंग पॉइंट हाई दिखा रखा है फर्स्ट वाले के मुकाबले। अब ऐसा क्यों है भाई? सर क्योंकि वो ये सिमेट्रिकल बताइएगा। होता है ना, पैकिंग उसकी ज्यादा होती है। मोर सिमेट्रिकल हायर मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू द बेटर पैकिंग। यहाँ पैकिंग बेटर होती है भाई, सिमेट्रिकल वाले में पैकिंग बेटर होती है, पैकिंग बेटर। ये एक अलग रूल है कि वहां पोलर बन रहा है और यहाँ पैकिंग बेटर है। क्रिस्टलाइन लैटिस ट्रांस आइसोमर आर मोर सिमेट्रिक देन सिस। सिस के मुकाबले ट्रांस वाले सिमेट्रिकल होते हैं, दैट इज व्हाई। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये एक एक्सेप्शन रूल है जो रूल के खिलाफ काम करता है, हमें समझ में कुछ और आता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट तो उसको जरूर याद कीजिएगा। सोलिबिलिटी है सेकंड वाले की, स्टेबिलिटी सॉरी, सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल है फर्स्ट के मुकाबले, ऑब्वियस सी बात है, सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होते हैं, है ना। तो यहाँ पर मोर वंडरवाल स्ट्रेन लेस सिस आइसोमर आर बल्की ग्रुप आर क्लोजर, दे हैव लार्जर वंडरवाल स्ट्रेन। तो सिस वालों का जो वंडरवाल स्ट्रेन होता है वो लार्जर होता है, ठीक है, तो इसलिए सिस वाले ज्यादा अनस्टेबल है। अब आगे बढ़ते हैं। इन विच द कंपाउंड सिस ट्रांस आइस नोमेनक्लेचर कैन नॉट बी यूज्ड। इनमें किसमें सिस और ट्रांस नोमेनक्लेचर यूज नहीं हो सकता? इसमें हो सकता है एक कार्बन के दोनों ग्रुप, इस कार्बन के दोनों ग्रुप हाइड्रोजन एंड CH3 दोनों अलग होने चाहिए, सेम कार्बन के, है ना, इसमें हो सकता है। ये सेम कार्बन के ऊपर 2 ग्रुप है, अलग है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहां देखिए, और इसमें H और COH है, ठीक है ठीक है। इसके अंदर क्या हो रहा है भाई? चारों अलग है, इसमें भी हो सकता है, क्या नहीं हो सकता? सिस और ट्रांस पहले वाले में ही नहीं सर होता इसमें ना, ई और इसमें जेड E और होगा। Z ही नहीं होगा, हो सकता। सिस और ट्रांस नहीं, मतलब हो सकता है सिस ट्रांस E और Z होगा, और इसके अंदर H और ये है और यहाँ पर भी H, मतलब कम से कम 2 एटम्स अगर सेम है दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन में तो वो सिस ट्रांस दिखाएगा, अगर चारों एटम अलग है तो वो E और Z दिखाएगा, ये E और Z दिखाएगा। क्लियर है? यस नेक्स्ट, विच sir. ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विल डिस्प्ले ज्योमेट्रिकल आइसोमर। इनमें से कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखाएगा? डबल बॉन्ड के दोनों तरफ आप चेक कर सकते हैं, तो भाई BCD दोनों दिखाते हैं। अब मैं इसके ऊपर ज्यादा मत्ता नहीं मारने वाला, सिंपल सिंपल से चीजें हैं ये, सॉल्यूशन में भी दिखा रखा है इन्होंने। ये देखिए, बोथ आर आइडेंटिकल, ये दोनों आइडेंटिकल हैं, एक के अंदर दोनों आइडेंटिकल हैं, दो तरफ एक ही कार्बन से अगर दोनों क्लोरीन सेम जुड़े हुए हैं तो आप इनको पलट भी देंगे तो नीचे वाले तो सेम ही रहेंगे ना, तो आप उस मॉलिक्यूल को पलट दीजिए। समझ में आ रहा है ये? यस सर। बाकी सब नॉन आइडेंटिकल है, ये आइडेंटिकल है, ये समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। ये आइडेंटिकल कैसे है? तो ऐसे करके ऐसे घुमा दो, नीचे वाले क्लोरीन तो सेम ही रहने वाले, ये सेम बन जाएगा, है ना, जब रोटेट कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिकल E एंड Z ऑफ स्टिल बीन। ये स्टिल बीन क्या होते हैं भाई? ये रहा, ये एक अच्छा एग्जांपल है, आई लाइक इट। ठीक है, ए वाला E है, B वाला Z है, कैसे? ये दोनों के दोनों इसमें सिस है ना, दोनों सेम साइड है, और ये दोनों यहाँ पर डबल बॉन्ड के क्या है? अपोजिट साइड में है, यहाँ H लगा हुआ है, यहाँ H लगा हुआ है। यस, समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। हाँ भाई, यस तो इसको E और Z क्यों कह रहे हैं? सिस और ट्रांस क्यों नहीं कह रहे? H सेम मॉलिक्यूल है और बेंजीन सेम मॉलिक्यूल है, ये सिस और ट्रांस भी हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है भाई। E और Z का कोई ज्यादा वो थोड़ा है, बट इन्होंने E और Z के हिसाब से बात की है। ऑप्टिकल आइसोमर, अब बात आती है ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर का बहुत कुछ तो हमने कर लिया था, याद है? यस है ना? सर, याद है। ऑप्टिकल आइसोमर क्या होते हैं, सर। याद है Yes, सभी को? sir. ठीक है, तो इस Yes, लेक्चर sir, को हम याद यहीं पे है। खत्म कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर जो भी हमने प्रीवियसली किया था कोऑर्डिनेशन वाले लेसन में, उसको रिवाइज कीजिएगा। मैंने वहां पर कुछ रूल्स लिखवाए थे, उसको रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, इसको मैं फटाफट देखूंगा। फिर डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी, छोटा एल, बड़ा एल, छोटा डी, बड़ा डी, पॉजिटिव, नेगेटिव, है ना, चारों चीजें अलग होनी चाहिए, सिमेट्रिकल नहीं होना चाहिए, वो सारी चीजें आप लोग रिवाइज कीजिएगा। वो 3-4 रूल लिखवा रखे थे कोऑर्डिनेशन वाले लेसन में जब हमने आइसोमर शुरू किया था, वही यहाँ पर लगेंगे, सेम टू सेम है, कोई फर्क नहीं है। बस यहाँ पर जो अलग चीज आएगी क्या, कुछ तो एग्जांपल अलग आएंगे और कुछ डायास्टीरियो आइसोमर आएगा, डायास्टीरियो वो अलग होगा। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर गाइस। तो अब बेटा मैं इसको बंद कर रहा हूँ, किसी को डाउट है तो बताइए, ठीक है।